बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपास के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस की एनसीईआरटी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी से जो चैप्टर हमारे पास है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। अब एक बात यहां पर समझने वाली ये है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बात बच्चों यहां पर समझ लीजिएगा कि लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमें कोडिफाई करना होता है अपनी लाइफ को। देखिए, हमेशा आपने एक बात सुनी होगी कि लाइफ को बांध कर रखना है। जब ये बांध कर शब्द आता है तो समस्या होती है, बांधना है पर किसमें और कैसे। ये तो चलो लाइफ के बारे में। अब चूंकि फिजिक्स की बात हो रही है और फिजिक्स का सिंपल सा हिंदी में मीनिंग होता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स में अगर हमें किसी चीज को बांधना है, उसको समझना है, उसको जानना है, तो सबसे पहले तो हम उसको मेजर कर पाए। जैसे आपने एक बात सुनी होगी कभी कभी जब आप मंदिरों में जाते हैं, भगवान को मेजर नहीं किया जा सकता। ऐसा सुना है कि बांधा नहीं जा सकता, किसी विमा में नहीं बांध सकते, लेंथ विड्थ हाइट ये सब वहां काम नहीं आता, ऐसा सुना है ना। तो भौतिक विज्ञान का एक बहुत बढ़िया और रोचक मतलब आप अगर कहें और इसको समझने का प्रयास करें तो बड़ा रोचक होता है मेजरमेंट को समझना कि मेजरमेंट कहां से आया, क्यों मेजर करने की जरूरत पड़ी। और एक बात समझिए, अगर पूरे यूनिवर्स को आप देखेंगे, पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे, तो चाहे खगोलीय पिंड हो, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज हो, ठीक, ग्रह से ग्रह के बीच की दूरी आप नापें, या आपको भी अपने घर से दिल्ली आना है, अपने घर से हरियाणा आना है, गुड़गांव आना है, ठीक, अपने घर से यहां पर आना यूपीएससी कंपास के में मिलने आना कि ठीक है सर बताइए, तो भाई कैसे पता करेंगे कितनी दूर है। कह रहे सर गूगल मैप पे देख लेंगे डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस तो गूगल मैप पे बेटा आज हम देख पा रहे हैं ना, पुराने समय में लोग कैसे करते थे। तो याद है दर्जी के यहाँ जाते थे और वो क्या करता था, अंगुल से नापता था। अब एक बात सोचो, अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट 6 अंगुल है, तो बहुत छोटा हो गया लेकिन ऐसे मान लेते हैं 6 अंगुल है। अब मेरी उंगली की लेंथ और आपकी उंगली की लेंथ क्या बराबर है? क्या ये यूनिफाइड होगी क्या? तो अगर नहीं होगी तो एक यूनिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी कि किलोग्राम को कैसे मापा जाए, मीटर को कैसे, रेफरेंस चाहिए ना। और उसी रेफरेंस के बेस पे सारे मेजरमेंट होंगे। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में आपको जैसे फुट आया, स्केल से आप क्या करते थे, डिस्टेंस नापते थे, कोण बनाते थे, डिवाइडर का यूज करते थे, समांतर रेखाएं खींचते थे। वही सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस करने वाले और मोशन को भी डिस्कस करें। देखिए, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी की बुक से ही है कि दीपा को एक नया यूनिफॉर्म चाहिए था, है ना। बचपन में स्कूल यूनिफॉर्म सिलते हैं सबके। अब अगर दीपा को नया यूनिफॉर्म चाहिए तो टेलर के पास जाएंगे। अब जब दीपा जी टेलर के पास गई तो टेलर ने 4 अंगुल और टेप का यूज किया। ध्यान से देखना, टेलर ने क्या किया, 4 अंगुल, ठीक। तो अगर टेलर ने 4 अंगुल मापा है तो टेलर का 4 अंगुल और दीपा जी के 4 अंगुल में तो अंतर आ जाएगा। तो क्या वो ड्रेस कभी सही बन पाएगी? क्या वो रेफरेंस यूनिट पर फिट हो पाएगी? कह रहे शरीर के हिसाब से तो सर सही होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अंगुल इज नॉट द रेफरेंस यूनिट। सबका अंगुल बराबर बराबर अलग अलग होगा, ठीक है। अब ऐसी दशा में अगर हम मेजरमेंट के टूल्स की बात करें, जैसे मेटल रॉड है या टेप है, इनसे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन इससे एग्जैक्ट मेजरमेंट तभी लिया जा सकता है जब कोई रेफरेंस यूनिट मौजूद। जैसे मीटर की बात करें तो एक रेफरेंस पूरी दुनिया में, अमेरिका चले जाइए, आप यूरोप में किसी देश में आ जाइए, अब भारत आ जाइए, आप जापान चले जाइए, मीटर हर जगह मीटर ही रहेगा और इसमें यूनिट सेम होंगे, ये चेंज नहीं होगा। अब यहां पर देखिए ट्रेडिशनल यूनिट्स क्या थी, जैसे अंगुल से नाप लिया। अब स्कूल में खड़े होते थे प्रार्थना के लिए, आधे हाथ की दूरी, अगर दूर से उस लाइन को देखोगे तो सबके आधे आधे हाथ की लंबाई अलग अलग है, तो कभी वो यूनिफॉर्मिटी आ ही नहीं पा रही। अब अच्छा ये भी बात है ना कि लाइन लगाते हुए कोई ये टेप लेके तो खड़ा नहीं होगा, 1 मीटर की दूरी पर सभी खड़े हो जाएं, है ना। तो आपने देखा होगा कोविड के टाइम में भी ना मेजरमेंट किया गया टेप से और सर्किल बनाए गए थे। आप इस सर्किल में खड़े हो तो दूसरे से 2 मीटर की दूरी आपकी हो जाएगी, है ना, ऐसे सर्किल। तो रेफरेंस यूनिट हाथ,
हाथ से नाप लिया, स्कूल का एग्जाम्पल, एक हाथ की दूरी पर सभी लोग खड़े हो जाए, एक एक हाथ की दूरी कर ले, तो ये पुरातन तरीके हैं, ठीक है। फुट, फिस्ट, स्ट्राइड, ऐसे करके पैर से आप नापते थे दूरियों को, याद होगा आपको, है ना। उसके बाद ये सबके लिए अलग अलग, यानी स्टैंडर्ड नहीं, ये तरीका हो सकता है बट दैट इज नॉट स्टैंडर्ड। मैंने कहा कि एक रेफरेंस यूनिट चाहिए। अब अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो मानव क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट ढूंढने जाएंगे, ताकि रेफरेंस यूनिट पूरे दुनिया में सेम हो सके। इसीलिए फिजिक्स इंटरेस्टिंग है। क्यों चाहिए, क्यों मीटर चाहिए भाई, चीजों को बनाना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बेटा ये 3 डायमेंशनल है। अब इसमें 4th डायमेंशन जैसे टाइम ऐड करो, टाइम डिजाइन कर सकते हो, फिजिक्स का यही मजा है ना। चलिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड क्यों थी। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम देखें, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मेजरमेंट है ना। मान लो कि आप जिस टेलर के पास से कपड़ा सिलवा के लाए हैं उसका अंगुल अलग था, अब कपड़े में कोई दिक्कत आ गई, आप दूसरे टेलर के पास चले गए, उसका अंगुल अलग है, और फिर उसने सिल दिया अपने अंगुल के हिसाब से, तो कपड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड, बेटा मीटर हो जाएगी। और भी यूनिट्स हमारे पास हैं, जैसे आप किलोमीटर देख रहे हैं, आप मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मिलीमीटर, इस तरीके से स्टैंडर्ड सेट किए गए मेजरमेंट के, ताकि हम सारी चीजों को सही से मेजर कर पाए, लेंथ को मेजर कर पाए, विड्थ को मेजर कर पाए। एक बात सोचिए, सड़क किनारे चलते हुए आपने माइलस्टोन देखे होंगे जिसपे लिखा रहता है अब दिल्ली दूर नहीं, नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है दिल्ली 24 किलोमीटर। अब बड़े बड़े ग्रीन बोर्ड लगने लगे हैं ना, जिस पर हाई बीम जाती है तो दिखाई देता है कितनी दूरी बची है। वो दूरी कैसे मेजर की गई, अब अंगुल से मापते और कहते दिल्ली, और माइलस्टोन पे लिखा 4 अंगुल, सबका अंगुल अलग अलग है, तो कभी स्टैंडर्ड हो पाता नहीं। कैसे आप स्टैंडर्ड लेते, कैसे आप तय करते। अब देखिए, इसको जरा आज टेक्निक के टर्म में समझ लें। जैसे आप गूगल मैप खोलते हैं और उसमें दिल्ली की डिस्टेंस लेते हैं, तो दिखाता है बाइक से इतना समय लगेगा, कार से इतना लगेगा। कैसे बता पा रहा है, स्टैंडर्ड की वजह से ही बता पा रहा है कि दूरी इतनी है, आप एवरेज स्पीड इतनी लेके चलोगे तो इतना समय आपको लगेगा, ऐसे ही बता रहा है ना। ठीक, तो स्टैंडर्ड जरूरी था, इसलिए हमने स्टैंडर्ड रखा। अब एक बात समझो, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो हमें मोशन और रेस्ट को भी समझना होगा, क्योंकि आप जब मूव करेंगे, आप डिस्प्लेस करेंगे, तो लेंथ भी साथ में आपके काम करती है। आप ट्रेन में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप दूरी तय करते हैं, आप डिस्टेंस तय करते हैं। तो पहले तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया। अब जरा एक चीज देखो, अगर हम रेस्ट की बात करें कि कोई वस्तु रेस्ट में कैसे है, हमें ये पता करना है। तो आप एक बात बताइए, मैं बस में बैठ जाता हूं, आप बाहर खड़े हो, अब मैं बस में टाटा करते हुए आपको निकल जाता हूं एकदम से, है ना, बस भी टाटा की ही है, और मैं टाटा करता हूं आपको और निकल जाता हूं। अब जब ये होगा तो एक बात सोचिए, मैं तो बस में बैठा हूं, मैं बस के सापेक्ष ही बस की गति से गति कर रहा हूं, तो मैं बस के सापेक्ष तो एकदम बैठा हुआ हूं ना, बस चल रही है, मैं भी चल रहा हूं। लेकिन आप ऑब्जर्वर हो, आप बाहर खड़े हो, तो आपको क्या लगेगा, मैं मोशन में हूं। यही चीज यहां लिखी हुई, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, क्योंकि मैं अगर बस में हूं तो बस मेरा रेफरेंस है, और बस के रिस्पेक्ट में मैं कोई मोशन नहीं कर रहा, बस चल रही है, मैं चल रहा हूं। अब इस एग्जांपल को समझिए, रेलगाड़ी में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, इसके साथ साथ आप भी चलते हो। अब एक बात सोचो, जब ट्रेन रुकती है तो सभी पुराने पैसेंजर नए पैसेंजर का झुक कर अभिवादन करते हैं। कैसे मजाक कर रहे हैं, कहां झुक कर अभिवादन करते हैं, ब्रेक लगती है आगे की तरफ झुकते हैं। कभी कभी बाइक में लोग ब्रेक लगाते तो पीछे वाला व्यक्ति आगे गिरता है जाके। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यूटन के गति का पहला नियम कि भाई अगर आप मोशन में हो तो मोशन में रहोगे, और आप रेस्ट में हो रेस्ट में रहोगे, जब तक आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। बाइक चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, तो ट्रेन के साथ साथ हम भी चल रहे थे, ट्रेन ने ब्रेक मार दी, हमारे शरीर में ब्रेक नहीं लगा है, इसलिए थोड़ा अगर टाइटनेस से बैठेंगे तो नहीं आप आगे की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर
आपने टाइटनेस से अपने शरीर को नहीं रखा तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आप कंबल चादर झाड़ने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सुबह कपड़े, कई जगह कहा जाता है, खासकर हिंदी बेल्ट, कपड़े फलकार लाओ। तो कपड़े फलकार लाओ जो वो है, वो आप इसी चीज का यूज कर रहे हैं भौतिक विज्ञान में, है ना। तो विद रिस्पेक्ट देखोगे, आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन रेफरेंस है, उसके रिस्पेक्ट में खुद को देखो, तो आप रेस्ट में हो क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हो। तो फिर मोशन क्या होता है सर? मोशन बेटा बाहर ऑब्जर्वर, कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, आपकी ट्रेन जा रही है, आप वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे हुए थे, निकल गया, तो जो बाहर से आपको देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ? आप मोशन में हो, ट्रेन भी मोशन में है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो बाहर से देख रहा है तो वो ट्रेन में बैठ जाएगा, तो आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, क्योंकि आप साथ साथ चल रहे हो, आप दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी एक जैसी है। तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस देखा जाएगा मोशन और रेस्ट। रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है कि किसके रेफरेंस में, ठीक। अब देखो मोशन क्या है, तो चेंजेस पोजीशन ओवर टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूं, रेफरेंस को ध्यान में रखिएगा। आप बाहर से ट्रेन को देख रहे हो तो ट्रेन मोशन में है, ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो जाओगे, है ना। अब ट्रेन के, सर ट्रेन के अंदर भागे तो ठीक, तो भी आपको एक रेफरेंस बच्चा लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस में ही मोशन और रेस्ट चेक किया जाता है। चल एग्जांपल देखो, जैसे बस का पैसेंजर है, तो अंदर बस के वो रेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ आराम से, बस चल रही है बढ़िया, ठीक। कोई नया पैसेंजर आएगा तो आगे झुक के उसका अभिवादन करेंगे, है ना। और अगर मोशन में है तो किसके रिस्पेक्ट में? बिल्डिंग और रोड के रिस्पेक्ट में बस मोशन में है ना। बिल्डिंग तो अपनी जगह खड़ी हुई, पेड़ खड़े हुए, आप टाटा बाय बाय करते हो, है ना। बचपन में आप कहते भी थे, देखो मम्मी पेड़ कितनी तेजी से भागे जा रहे हैं। भाग नहीं रहे, वो अपनी जगह पे चल बस रही है, तो बस के रिस्पेक्ट में, ठीक, क्या है, वो मोशन करते हुए आपको लग रहे हैं, तो दैट इज द रेफरेंस। तो बस विद रिस्पेक्ट टू रोड बिल्डिंग मोशन में है, आप अंदर बैठे हैं, आप रेस्ट में, ठीक है बच्चा। चल कुछ भी ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, और मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप लगातार चीजों को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर ठीक है उतना आप नहीं पढ़ पाए, सरलता से समझना चाहते हैं, तो मेरा हमेशा मानना रहा है विज्ञान सरलता से समझिए। विज्ञान आपके चारों तरफ, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब आ पाता है जब आप ऑब्जर्वेशन अच्छा करते हो। जैसे इस बार यूपीएससी ने पावर ट्रेन, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन को लेकर क्वेश्चन पूछा, लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बताई उसके लिए। पहले आप ये तो समझ लो कि पावर ट्रेन क्या होता है, पावर डिलीवर कैसे होती है, वाहन चलते कैसे हैं, कैसे पेट्रोल डलाया और गाड़ी चल दी, उसके अंदर पिस्टन होता है, बाकायदा पूरा इंजन लगा हुआ है ना, 4 गियर का, गियर्स कैसे काम करते हैं, यही तो विज्ञान में हम सीख रहे हैं, इसी का तो ऑब्जर्वेशन है। गियर कैसे काम करते हैं, गियर कितने प्रकार के होते हैं, स्पर, बेवल, हेलिकल, कौन सा गियर लोड बियर करता है, कौन सा गियर स्पीड में काम करता है, ठीक है। गियर ट्रेन आपने पढ़ा हुआ, घिरनी, है ना। तो बहुत बेसिक से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए, और आप एकदम चाहेंगे कि हमें चीजें, और खासतौर पर कला संकाय यानी जो आर्ट्स के बच्चे उनके लिए बता रहा हूं, एकदम सिंपल से पढ़ो, सिंपल से समझो, चीजें आसान हो जाएंगी। विज्ञान कठिन नहीं है, ये समझने वाला विषय है, अपने चारों तरफ देख के समझो कि भाई ह्यूमिडिटी हो रही थी तो बारिश क्यों हो गई, जब बहुत ज्यादा बर्फ जहां गिरती है वहां नमक का छिड़काव क्यों किया जाता है, इससे बर्फ के अपने मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहाड़ों पर बर्फ गिरते समय तापमान उतना कम नहीं होता जितना पिघलते समय। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है विज्ञान के, और इसी में विज्ञान में थोड़ा सा फन ढूंढिए तो क्या होगा, आपको जब पता चलता है ना तो अंदर से अच्छा लगता है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, चलिए पता चला। और हमेशा एक बात, मुझे नहीं आता ये जानने की पहली सीढ़ी होती है। अगर हम ये कहेंगे कि मुझे सब आता है तो सब तो कोई जान नहीं सकता। तो सबसे पहले खुद से पूछिए कि मुझे ये बात क्यों नहीं आती, मैं इसको जान के ही रहूंगा, और थोड़े जिद्दी बनिए, पढ़ाई में आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब चलो भाई हम टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। तो सबसे पहले लीनियर मोशन, जैसे कार एक सीधी रोड पे चली जा रही है, सर मोड़ आ गया, तो अभी मोड़ की बात नहीं कर रहा, सीधी रोड पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कोई गेंद आप छत पर जाते हो उसके बाद गिरा देते हो, तो एक सीधी रेखा में, तो ये है लीनियर मोशन। जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा
तो उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन, रेखीय गति। अब देखो सर्कुलर मोशन, राउंड पाथ, पंखा लगा है घर में, सर्कुलर मोशन है ना। बचपन में एक धागे में आगे एक छोटा सा पत्थर बांध लेते थे, उसको घुमाते थे, बड़ा मजा आता था। फिर क्या होता था, कभी कभी पत्थर निकल के किसी के लगता था जाके, है ना, वृत्तीय गति की वजह से, सर्कुलर मोशन, है ना। बचपन में तो खेला होगा, तो बेटा उस मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे मैरी गो राउंड, ये एक तरीके का झूला होता है ना। कभी बैठे होंगे माई फेयर लेडी, ऐसे बीच में एक लड़की बनी रहती है और चारों तरफ उसमें बैठने के लिए होता है, उसमें आप बैठ जाते हैं, फिर वो झूला राउंड 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 घूमता है ना। तो ये मोशन होता है सर्कुलर मोशन। अब देखो ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, यानी पेंडुलम और स्विंग्स। घड़ी का पेंडुलम देखा है, वो अपनी बार बार गति को क्या करता है, दोहराता रहता है ना। मैक्सिमम तक जाएगा डिस्टेंस तक, वापस लौटेगा, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम यहीं से आता है। ऑसिलेटिंग मोशन यानी बार बार अपनी गति को दोहराएगा। एक टेबल पे एक चम्मच रख दीजिए, स्पून, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें रख दीजिए, उसके चम्मच को धीरे से छेड़िए, स्पून को, तो चम्मच ऐसे 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 गति करेगा। दैट मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक। सीधा जा रहा है, लीनियर मोशन, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक, सिंपल। चल, पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं बेटा, रिपीट्स आफ्टर इंटरवल। तो अगर हम सर्कुलर या ऑसिलेटरी की बात करेंगे तो इनका एक और नाम भी है, इनको पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब जो सर्टेन टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करे। जैसे मैंने आपको पत्थर वाला एग्जांपल दिया था, तो बड़ी मजा आती है, आप घुमा, तो पत्थर बार बार अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिपीट करता है। ऑसिलेटरी मोशन में, पेंडुलम में भी क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा बार बार, और जब रिपीटिशन होगा तो उसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। इसलिए सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन भी है। अब यूपीएससी क्या करेगा, उसको क्वेश्चन बनाना। आप पढ़े बैठे हो टाइप ऑफ मोशन, खूब मन से रटा सर्कुलर ऑसिलेटरी, वो हमेशा पीरियोडिक मोशन पूछेगा, क्योंकि उसको पता है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहां पर ध्यान दिया हो। तो वो नीचे 4 ऑप्शन बनाएगा या स्टेटमेंट बनाएगा और लिख देगा इनमें पीरियोडिक मोशन कौन सा है। अब आपने पढ़ा नहीं पीरियोडिक मोशन, तो आपको लगे कोई नया क्वेश्चन बनाया है। नया नहीं है बेटा, पीरियोडिक रिपीट्स आफ्टर इंटरवल, दैट मोशन इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। तो यहां पर मेजरमेंट और मोशन का बेसिक क्रिस्प कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। मोशन क्या होता है, रेस्ट पोजीशन क्या होती है, ठीक, इसी से लॉ भी निकलते हैं, जो आगे हम न्यूटन्स के लॉ भी पढ़ेंगे, है ना। सारा एक एक क्लास 6, 7, 8 सारी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां से एक बात ध्यान रखिएगा कि कह रहे सर क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूं कि मोशन को लेके या रेस्ट पोजीशन को लेके या सेलेस्टियल बॉडीज को लेके, यूनिवर्स को लेके, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के सापेक्ष हमें एक जगह पे क्यों दिखाई देता, हमें क्यों नहीं लगता हम घूम रहे हैं पृथ्वी के साथ साथ, क्योंकि जिस रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है उसी रफ्तार से हम घूम रहे हैं। आप किसी बॉल के ऊपर किसी चींटी को रख दें और बॉल को रोटेट करें, चींटी को क्या लगेगा, मैं नहीं घूम रही, क्योंकि चींटी उस बॉल के जो मोशन है उस बॉल का, उसके रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में है बेटा, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना। क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लगातार सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आगे चलेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो बेटा कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर से पुश कर देना। थैंक यू।